हेलो, वेलकम टू माय चैनल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में आज मैं डिस्कस करूंगा, स्टार्ट करूंगा अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक को। माय नेम इज़ कुणाल देवांगन। मैं इस अप्लाइड मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज लेक्चर 1 में डिस्कस करूंगा। ओके। पहले जब अप्लाइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ एंड देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। बहुत आसान भाषा में डेफिनेशन बताई गई है। मैकेनिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ की सिस्टमैटिक स्टडी और उसके एप्लीकेशन की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में। ओके। लॉ की सिस्टमैटिक स्टडी और उनका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। और क्या लिख सकते हैं मैकेनिक्स की डेफिनेशन और शॉर्ट करना है तो मैकेनिक्स और करके ऑप्शन में लिखा है मैंने, मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट। आप आसान भाषा में बता सकते हैं कि मैकेनिक्स स्टडी ऑफ फोर्स और उसका इफेक्ट के बारे में होता है। नाउ क्वेश्चन अराइज कि भाई मैकेनिक्स तो हमें पता चल गया, बट ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं या अप्लाइड मैकेनिक्स जब हम ग्रेजुएशन की डिग्री में पढ़ते हैं, कोई भी सिविल इंजीनियर का बच्चा हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो या कोई भी स्ट्रीम का बेसिक स्ट्रीम का बच्चा हो, अगर वो फर्स्ट ईयर में जब मैकेनिक्स पढ़ता है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ता है, उसके पीछे क्या मोटिव है या उसकी डेफिनेशन कैसे निकलती है या क्या डिफाइन कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को मैं। इन a study of applied mechanics or engineering mechanics, we emphasize the application। बेसिकली जो एम्फोसाइज होता है, बेसिकली जो फोकस होता है, ये बेसिक जो मोटिव होता है कि द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स टू सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे जो कि बेसिक मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। तो हम थ्योरी जो मैकेनिक्स की हम पढ़ेंगे उसको सॉल्यूशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में लगाने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, एंड टू प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। और प्रिडिक्शन करेंगे कि मैकेनिकल बिहेवियर किस तरह का होता है, मैकेनिकल सिस्टम का बिहेवियर किस तरह का होता है इन थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स में। ओके, ये थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स के थ्रू, तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम करते हैं। ओके। नेक्स्ट सबसे बेसिक चीज़ आती है कि भाई मैकेनिक्स पता चल गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब समझ में आ गया। अब उनके बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर आते हैं इस इंट्रोडक्शन लेक्चर पे। तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब इट इज़ कन्वीनियंट टू सब डिवाइडेड द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स इनटू स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। हम अब बुक का नाम देखेंगे कहीं पर, अब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो जैसे हिबलर की या क्या बोलते हैं, कोई भी फॉरेन ऑथर की या इंडियन ऑथर की बुक, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ब्रैकेट में स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स मेंशन किया रहता है। तो मैकेनिक्स हम स्टैटिक कंडीशन और डायनेमिक कंडीशन में स्टडी करते हैं, या बोल सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। पहला है स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। तो अब सवाल आता है कि स्टैटिक्स मतलब क्या होता है और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स डील विथ स्टैटिक्स डील विथ द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। स्टैटिक्स क्या करता है? डील करता है फोर्सेस और उसके इफेक्ट को, वाइल एक्टिंग अपॉन द रिजिड बॉडीज एट अ रेस्ट। जब रिजिड बॉडी रेस्ट पे है, उस कंडीशन पे फोर्स का इफेक्ट क्या होगा उसकी स्टडी हम स्टैटिक्स में करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, जब बॉडी स्टैटिक्स में है, और कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। बॉडी अगर रेस्ट में है तब फोर्स का इफेक्ट क्या आ रहा है, फोर्स जो लग रही है उनका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसकी स्टडी जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के स्टैटिक्स पार्ट में करते हैं। तो स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। नेक्स्ट डायनेमिक्स। डायनेमिक डील विद द फोर्स दैट देयर इफेक्ट, फोर्स एंड देयर इफेक्ट, फोर्स और उसका इफेक्ट वाइल एक्टिंग अपॉन द रिजिड बॉडीज इन मोशन। जब बॉडी मोशन पे है तब हम उस बॉडी पे जो फोर्स और फोर्स का इफेक्ट स्टडी करते हैं, वो डायनेमिक्स पार्ट कहलाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। सवाल आएगा आपके दिमाग में कि रिजिड बॉडी क्या होती है, तो रिजिड बॉडी को हम आगे डिस्कस करेंगे बेसिक और डेफिनेशंस में, बट अभी के लिए बेसिक याद रखिए। इसके बाद डायनेमिक्स वजह से मोशन की बात हुई, तो मोशन भी आप डिफरेंट तरीके से उसको बता सकते हैं। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं? तो डायनेमिक्स सब डिवाइड कर सकते हैं हम काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स के फॉर्म में।
सवाल आता है कि काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स क्या है। तो काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक्स डील करता है जब रिजिड बॉडी इन मोशन, ऐसी बात की हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स में मोशन हो रहा है किसी बॉडी का, फोर्स की स्टडी कर रहे हैं, उसके इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं जब बॉडी मोशन पे, तो मोशन के भी डिफरेंट तरीके की स्टडी हो सकती है, जैसे काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या होगा, रिजिड बॉडी इन मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, रिजिड बॉडी मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस के कारण। और काइनेमेटिक्स में क्या होगा, रिजिड बॉडी इन मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स कॉजिंग मोशन। काइनेटिक्स में हम फोर्स को कंसिडरेशन लेंगे जिसके कारण आपका मोशन हो रहा है रिजिड बॉडी में, और काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी ज़रूर करेंगे बट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स जो कि मोशन को कॉज कर रहा है, जिसके कारण मोशन हो रहा है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में। ये डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है कि काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, जो रिजिड बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी टर्मिनोलॉजी में यूज़ कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब है। तो रिजिड बॉडी, इफ एनी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स the body will deform if this deformation are very small as compared to the size of the body, then the body is said to be a rigid body or resistant body। rigid body, resistant body एक्चुअल में तो ऐसी बॉडी होती नहीं है, बट हम एनालिसिस पर्पस के लिए कंसिडर करते हैं कि रिजिड बॉडी हो सकती है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, इसको समझने के लिए मतलब ये बोलते हैं कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जब किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होता है, बट वो डिफॉर्मेशन उस बॉडी के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, बहुत कम, तब उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं या रेजिस्टेंट बॉडी कंसिडर करते हैं। रेजिस्टेंट बॉडी मतलब जैसे मान लीजिए आपका 1 मीटर 1 बाई 1 मीटर का कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, एरिया वाइज ले लीजिए अभी 2D। अगर उस ब्लॉक में या 1 क्रॉस 1 1 मीटर क्यूब क्रॉस सेक्शन का आपका एक क्यूबिक सेक्शन का क्यूबिक टाइप का एक स्टील, आपका स्टील का बॉक्स है, आप उसे फोर्स लगाते हैं। उस बॉक्स में अगर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट पे डिफॉर्मेशन होता है बट बहुत नेग्लिजिबल, उसके ब्लॉक के साइज के रेस्पेक्ट में, ओवरऑल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट, तब उस ब्लॉक को मैं बोल सकता हूँ रिजिड बॉडी या रेजिस्टेंट बॉडी। ओके, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंट बॉडी में रेजिस्टेंट बॉडी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम को आसान करना चाहता हूँ, एनालिसिस पर्पस के लिए मैं रिजिड बॉडी कंसिडर करता हूँ, बट एक्चुअल में सभी बॉडीज़ में डिफॉर्मेशन होता है। कई बुक्स में आपको मेंशन मिलेगा कि रिजिड बॉडीज़ जहाँ पर डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होता तभी रिजिड बॉडी है, बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा बट बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है उसके क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में, देन वो रिजिड बॉडीज़ कहलाती है। यहाँ पर नोट में मैंने मेंशन किया हुआ, नो बॉडी इज अ रिजिड बॉडी इन द यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स। नेक्स्ट, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इज अ मेजर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज। बहुत आसान भाषा में फोर्स क्या है, एक मेजर है इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज। मतलब जैसे एक बॉल को आप दीवार से टकराते हैं तो दीवार क्या करेगा, बॉल क्या करेगा, दीवार पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स क्या है, मेजर है इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज। एक वॉल है, उससे बॉल टकरा रहा है, दोनों के बीच कुछ इंटरेक्शन होगा, उसका मेजर जो है आपका फोर्स कहलाएगा। और क्या बोल सकते हैं हम, और दूसरी भाषा में, ये तो बहुत एक बेसिक सी डेफिनेशन, आसान सी डेफिनेशन हो गई, और उसके अलावा जो थोड़ा एलैबोरेट करते हुए, फोर्स इज अ पुल और पुश अपॉन अ बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम द बॉडी इंटरैक्शन विथ अनदर बॉडी। फोर्स क्या हो सकता है, पुल और पुश, जैसे कि हम किसी चीज़ को धक्का मारते हैं या खींचते हैं, तो अपॉन द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम बॉडी इंटरैक्शन विथ अनदर बॉडी। जैसे मैं किसी बॉडी को खींच रहा हूँ या धक्का मार रहा हूँ, तो मैं उसे फोर्स लगा रहा हूँ, वो फोर्स का रिजल्टेंट या उसका फोर्स का रिजल्टिंग जो इफेक्ट होगा वो उस बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादा भारी है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम भारी तो, ये मेज़र है एक, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज एन एक्शन दैट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज मोशन। जैसे कोई बॉल बहुत तेज़ी से आ रही है, अगर आप उसको पकड़ लें तो रोकेंगे, कब रोक पाएंगे, जब आप उसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स क्या है, एक एक्शन है जो एबिलिटी करता है क्या, मोशन को चेंज करने की। जैसे आप, कोई बॉल आपकी तरफ तेज़ी से आ रही, फील्डिंग कर रहा है कोई खिलाड़ी, अगर आपकी तरफ बॉल तेज़ी से आती है, उस खिलाड़ी की तरफ बॉल तेज़ी से आती है, बॉल को वो पकड़ता है, तो बॉल को रोकेगा कब, जिस स्पीड से, जिस फोर्स से वो बॉल आ रही है, उसी के अपोजिट एक फोर्स लगाएगा, रोकेगा बॉल को और पकड़ के दूसरी तरफ फेंक देगा। तो मोशन चेंज किया, वो कैसे हुआ, फोर्स के कारण हुआ। ओके, तो वो किस टाइप का फोर्स है उसके बारे में बात कर सकते हैं, बट ये बेसिक डेफिनेशन इस तरह से आप बता सकते हैं। सबसे आसान डेफिनेशन मेरे ख्याल से हो सकती है कि फोर्स इज अ मेजर ऑफ
द इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज। Whenever there is interaction between two bodies, there are force upon each of the body। जैसे अगर कहीं भी इंटरेक्शन होता है, जैसे मैंने बोला बॉल को मैं दीवार पे मार रहा हूँ, तो बॉल दीवार पे फोर्स लगाएगा और दीवार भी बॉल पे फोर्स लगाएगा। क्यों, कैसे बोल सकते हैं कि दीवार बॉल पे फोर्स लगा रहा है, दीवार तो मूव नहीं कर रहा, आप सवाल उठाएंगे। बट देखिए, जब आप बॉल से दीवार को मारते हैं तो बॉल दीवार की तरफ जाकर टकराता है और फिर वापस आता है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड से बॉल गया, किस तरह का बॉल है, किस तरह का वॉल है, बॉल का मटेरियल वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट कुछ ना कुछ, जितना स्पीड से जाता है कुछ ना कुछ एक स्पीड से वापस दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब क्या है कि जब आपने बॉल से धक्का मारने की कोशिश की, बॉल से पुश करने की कोशिश की, बॉल से फोर्स लगाने की कोशिश की दीवार के एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट से एक रिएक्शन क्रिएट हुआ जो बॉल की तरफ लगा और बॉल वापस दूसरी तरफ मूव करने लगी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसके अपोजिट। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाया होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि पता है फोर्स का एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर बोलने से मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि प्रेशर। और वेक्टर क्वांटिटी बोलने से मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बेसिक चीज़ है इसके बाद कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है न्यूटन, ये सबको पता है। उसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आई, जैसे कि आपको न्यूटन्स के लॉ से पता है, जिसके बारे में आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बेसिक लेवल पे। एफ इज इक्वल टू एम ए, मास की यूनिट होती है के जी, एक्सेलरेशन की यूनिट ए जो होता है एक्सेलरेशन होता है एम ए। एम स्टैंड फॉर मास, एफ इज इक्वल टू लिखते हैं ना हम, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम को लिखता हूँ मैं यहाँ पर के जी, और एक्सेलरेशन को लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट बन जाती है आपकी किसकी, न्यूटन की या फोर्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसकी लोड। हम कहीं कई बार टर्म सुनते हैं, लोड हो रहा है, लोड है, वेट है, इसका मतलब क्या निकलता है, क्या किस तरह से उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो लोड मीन्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस और अ बॉडी। लोड क्या है, फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन अ सरफेस और अ बॉडी। जैसे आप कहीं पर बैठ गए, तो जिस चेयर के जिस पर्टिकुलर सरफेस में आप बैठे हैं उस पर आपका लोड लग रहा है, ये बोलेंगे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इसका मतलब उस सरफेस पे जहाँ पर आप बैठे हैं, जैसे आप कहीं पर खड़े हैं तो जिस सरफेस पे आप खड़े हैं उस सरफेस पे आपका लोड एक्सर्ट हो रहा है। ओके, तो फोर्स के थ्रू वो लोड एक्सर्ट हो रहा है। ओके, इसकी यूनिट भी न्यूटन ही होगी। ओके, बट इसको बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी मतलब सेम है, फोर्स का ही टर्मिनोलॉजी है, बट सरफेस या बॉडी के रिस्पेक्ट पे बात करते हैं। जैसे मैंने बोला बॉल से फोर्स लगा रहा हूँ तो इंट्रैक्शन हुआ, देन सो एंड सो फोर्थ। वेट, वेट का मतलब थोड़ा और अलग है। वेट मतलब आप जैसे मास इनटू ग्रेविटी कर देते हैं, एम ए नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं, मास इनटू ग्रेविटी। जब आप मास इनटू ग्रेविटी करते हैं, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो एम इंटू जी करते हैं, तो जी की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट जी हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के डायरेक्शन पे। ओके, चाहे आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे। तो वेट ऑफ द बॉडी इज, वेट की डेफिनेशन है, वेट ऑफ अ बॉडी, ऑफ एन बॉडी इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी में, आइदर ड्यू टू ग्रेविटी और टू रिएक्शन फोर्स दैट होल्ड्स इन द प्लेस, इन प्लेस। ठीक है, वो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है बॉडी पे, चाहे वो ग्रेविटी के कारण हो, एम जी मास इंटू ग्रेविटी का रीज़न हो, या तो रिएक्शन के कारण। जैसे कि आप खड़े हैं, जब आप सरफेस पे खड़े हैं, अब अगर आप नीचे मूव नहीं कर पा रहे, नीचे मूव नहीं कर रहे, जैसे कि आप दलदल पे खड़े होते हैं तो दलदल पे नीचे धंसते चले आता है, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, है ना। तो वो ऐसा होता है कि भाई जो अर्थ का सरफेस है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन पे, जिस सरफेस पे आप खड़े हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन पे उतना फोर्स नहीं लगा पाता जितना आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं। तो आपका फोर्स ज़्यादा हो जाता है, आपका वेट ज़्यादा होने के कारण आप नीचे की तरफ धंसते जाते हैं। तो वेट वो है जो रिएक्शन के इक्वल भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये वेट की डेफिनेशन होगी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो,
और मुझे कोई सजेशन हो तो सजेशन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सजेशन लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और मैं वीडियोस बना सकूं, मोटिवेशन मिले। और अपने क्वेरीज लिखिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।